हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा है, एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो सेशन है, ये बीएससी लैब असिस्टेंट जो 11 पद हैं, उसके लिए हम पूरा सेशन कर रहे हैं। बट उसके अलावा ये चैप्टर आप एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, हेल्प करेगा। आप जो लैब असिस्टेंट के 18 पद जो आए हैं नए वाले, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। बट ऑब्वियस है, उसमें सिलेबस बहुत अधिक है, 200 मार्क्स का पेपर है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही सेशन वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है ना? तो उसकी बिल्कुल अलग से तैयारी करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो खैर ये लैब असिस्टेंट 11 पोस्ट के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस हम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूँ, वो हमारे टीच मी टैब पे चल रहा है, ठीक है? उसे आप जॉइन कर सकते हैं, मात्र ₹99 उसकी फीस है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह उसमें रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन सब कुछ आपको मिलेगा। डाउट सॉल्विंग जो भी आपकी क्लास है, डाउट वगैरह हैं, वो अपने वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? उसमें बेनिफिट ये है कि आप जो है डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप जो है चाहे तो किसी भी टाइम पे अपना शेयर कर सकते हैं मुझे ऐप पे, ठीक है? उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको करके दे दूँगा, ठीक? या फिर लाइव क्लास होगी तो उसमें भी अपने डाउट क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ये बेनिफिट वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज़ यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। मैंने बताया था पहले भी कि अक्टूबर एंड तक शायद एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना? बाकी वही है भई, यूकेपीएससी की इच्छा है, अगर एग्ज़ाम हो ही जाए तो अच्छा है भई, जल्दी से एग्ज़ाम हो क्योंकि सिंगल डे एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, उसके बाद सीधा जॉब है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पे मौका है, बट वही है, वैकेंसीज़ कम है, प्लस क्या है एग्ज़ाम का कोई फिक्स टाइम नहीं है ना? बट अपने अकॉर्डिंग ये मान के चलिए भई, अक्टूबर से पहले मैं अपना सिलेबस निपटा दूँ, मतलब सितंबर एंड तक तो अपना सिलेबस पूरा करवा ही दूँ, है ना? आपके अंदर भी ये होना चाहिए कंप्लीट करना, और मैं भी कोशिश करूँगा सितंबर एंड से पहले अपना सिलेबस करा दूँ, ठीक है? कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं क्या मंज़ूर है सबको, सबको मतलब गॉड को। तो ख़ैर मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, बस मैं एक बार चेक कर लूँ क्या क्लास रिकॉर्डेड लगा है? हाँ जी, रिकॉर्डेड लगा है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस हम शुरू करते हैं, और मैं आपको बता दूं सिलेबस में जो आपका सिलेबस गिवन है लैब असिस्टेंट के लिए, उसमें बस इतनी ही हेडिंग डली पड़ी है, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, बस ये हेडिंग डला पड़ा है, ठीक है? क्या क्या पढ़ना है? तो वैसे नोबल गैस कोई बड़ा चैप्टर तो होगा नहीं, ऑब्वियस बात है, एक ही ग्रुप को पढ़ना है, ग्रुप नंबर 18 को, तो बड़ा चैप्टर है नहीं, एक ही घंटे में 1.5 घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम निष्क्रिय गैस, जिसे हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलूँ तो नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ये कहाँ होता है? पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कहाँ देखने को मिलता है? तो हम सभी जानते हैं हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है? इसमें इस साइड हम जानते हैं ये एस ब्लॉक होता है, ये वाला डी ब्लॉक होता है जिसको हम ट्रांजिशन मेटल या फिर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं नीचे लैंथेनाइट, ये 4F सीरीज़ होती है, एक्टिनाइट 5S सीरीज़ होती है, मतलब 5 F ब्लॉक एलिमेंट कह सकता हूँ, और मैं जानता हूँ इधर राइट की साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है? तो हम जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं, जो 1 से लेकर 18 होते हैं। तो जो 18वाँ वर्ग है, ये वाला, ठीक है? यही है हमारा नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है? इसमें नोबल गैस कौन-कौन सी आती हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन हो गया, ज़ीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, और इसके अलावा ओजी जिसको हम कहते हैं ओग्निसम, ठीक है? तो इसको हम अनऑक्टियम भी कह सकते हैं, और इसका नाम है ओग्नीशियम ओग्नसियन, ठीक है? मैं लिख भी देता हूँ, अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? उसका नाम है ओग्निसन, क्लियर? तो ये है हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18, ठीक? चलिए इसको समझते हैं। ग्रुप 18 हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, तो ग्रुप 18 जो है, वर्ग नंबर जो 18 है, इसमें सबसे पहले आ रहा है हीलियम, फिर आ रहा है नियन, फिर आ रहा है आर्गन, फिर आ रहा है क्रिप्टॉन, फिर आ रहा है ज़ीनॉन, फिर आ रहा है रेडॉन, और फिर आ रहा है ओजी, ओग्निशन, ठीक है? ये हमारे एलिमेंट्स। इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर की, परमाणु संख्या की, आपको पता होना चाहिए हीलियम का 2, नियन का 10, ये होता है 18, ये होता है 36, ये होता है 54, ये होता है 86, और आप जानते हैं सबसे आखिरी एलिमेंट 118, क्लियर है? हमें एटॉमिक नंबर निकालना भी आना चाहिए, पहले वाले का अगर याद है तो हमें पता होना चाहिए, पहले से जब फर्स्ट पीरियड से दूसरे पीरियड में जाता हूँ 8 जुड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा 8 जुड़ता है, फिर उसके बाद 18 जुड़ता है, फिर से 18 जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा 32 सॉरी, उसके बाद फिर से जुड़ेगा 32, ठीक है ना? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरीके से हमारे जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, और फिर इतना जोड़ेंगे तो अगला एटॉमिक नंबर हमारा आ जाएगा, अगला परमाणु संख्या आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है,
हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, परमाणु संख्या 2 है, हम जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो आपको 1s2 में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? 1s2 में दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, दिमाग को ना वहाँ पे ओपन कर लेना। कई बार हम बहुत ईज़ी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। हीलियम है 1s2, दैट मीन्स इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, तो उसको हम s ब्लॉक का एलिमेंट, इसको किसका कहेंगे? एस ब्लॉक का। रखा पी ब्लॉक में है बट है कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक के टोटल 14 एलिमेंट होते हैं जिसमें से 13 तो उस साइड दिखाई देंगे हाइड्रोजन के साथ। जो 14वां इलेक्ट्रॉन है वो इस कोने में रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नोबल गैस से मैच खाती है और जनरली हम यही काम करते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं, एक ही वर्ग में रखते हैं। ये हमने पीरियोडिसिटी में भी पढ़ा। ठीक है, अब ये 1s है। इसके अलावा अगर नियन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? इसका है 2s2 2p6। क्लियर है? इसका है 3s2 3p6। क्लियर? ऐसे 4s2 4p6। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहला ही एलिमेंट है, पहला ही तत्व है, वो s ब्लॉक का है। उसके अलावा इन सभी के आउटर मोस्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्ष में किस में आ रहा है? p सेल में आ रहा है। तो ये सभी कैसे हैं? p ब्लॉक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कई बार यही होता है कि ये नोबल गैस, इनमें से कितनी नोबल गैस पी ब्लॉक में आती है? केवल कितनी आ रही है? 3। और यहाँ पे 3 6 6 यहाँ पे हमारी जो नोबल गैस है वो पी ब्लॉक में आ रही है। ये बात ध्यान में रखना। एस ब्लॉक में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। टोटल हमारे पास कितनी नोबल गैस, कितनी निष्क्रिय गैस या कितनी उत्कृष्ट गैस है? तो हमारे पास नोबल गैस कितनी है? 7। सिंपल सिंपल से प्रश्न बनते हैं बट हाँ पता होने चाहिए। कई बार हम इतने सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे दिमाग में बस ये आता है कि नोबल गैस है तो भैया पी, क्योंकि हम ये पढ़ के चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होगा। भैया इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई नियॉन से शुरू करते हैं और ऑक्सीजन तक पहुंच जाते हैं। और कई बार काफी बच्चे तो रेडॉन तक ही इसको ले जाते हैं। लास्ट जो एलिमेंट है उसको तो पढ़ते ही नहीं। ठीक है ना? क्यों नहीं पढ़ते? उसका रीजन भी है, क्योंकि हम जानते हैं रेडॉन हो गया या फिर ये आपका ऑग्निशन हो गया, ये दोनों ही कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है ना? रेडियो एक्टिव है, रेडियोथेरेपी। तो जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई हम जनरली नहीं करते हैं, इसलिए हम जनरली इसकी बात ध्यान में भी रखते हैं। बट हाँ ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है कि पीरियोडिक टेबल में अगर नोबल गैस पूछे जा रहे हैं 7 हैं, पी ब्लॉक में 6 हैं, मतलब पी ब्लॉक वाली 6 हैं और एस ब्लॉक वाली 1 है। कौन है? हीलियम। बहुत सरल सी बात। क्लियर? अब इसमें एन की संख्या क्या होनी चाहिए? तो देखो नियॉन, नियॉन के लिए है 2 से लेकर ये हो जाएगा कितना? 7s2 7p6 तक, है ना? देखो ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और 7s2। तो मैं अगर एन की वैल्यू बोलूं तो आप कहोगे 2 से 7 रहेगी। ठीक है ना? मतलब पीरियड नंबर 2 से लेकर पीरियड नंबर 7 रहेगा। क्लियर है? तो 2s2 2p6 से लेकर 7s2 7p6 तक आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख जाएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होना चाहिए। बाकी स्कूल पब्लिक स्कूल वाला मेथड बताया है, उससे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैंने सभी को सिखाया है। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स को यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, आपके पास ये नोबल गैस है, जैसे हीलियम लिख देता हूँ, नियन लिख देता हूँ, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर रेडॉन, फिर आपका ओजी ऑग्निशन। ठीक है? तो अगर मैं इन नोबल गैस की बात करूं, अच्छा नोबल गैस को कुछ और नाम से भी जानते हैं क्या? हाँ जी, इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है? इस ग्रुप को हम एरोजेंस भी कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को एरोजेंस, मतलब जो एयर से जनरेट हो रही है, एरो मतलब यहाँ एयर हो गया, जन मतलब जनरेटर, जो एयर से जनरेट हो रही है उनको हम एरोजेंस भी कहते हैं। अच्छा, इस ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं, ग्रुप 18 तो कहते ही हैं, साथ में इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना? तो जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप 18 भी कहते हैं। ये कुछ बेसिक बातें और हैं जो हमें ध्यान में रखना। क्लियर है? अच्छा, एक बात कि भाई हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन, रेडॉन है। तो मैं जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी पीरियोडिसिटी में पढ़ा है कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बहुत सरल सी बात है सर, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, या मैं कह सकता हूँ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब साइज इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, तो हम जनरली देखते हैं भाई उसका ऑब्वियस बात है सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा। बट जनरली ये मोनोएटॉमिक गैस है तो सरफेस एरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो याद कीजिए हमने पढ़ा था वैन डर वाल फोर्स, जो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो भाई ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। ये कुछ बेसिक सी बातें, सिंपल सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी वैन डर वाल फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। बस यहाँ पे मान के चलिए एक रिवीजन के लिए हम इसको दोबारा से देख। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट। देखो, ये प्राणी जिनका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनका नाम है विलियम रामसे। इनका नाम है विलियम रामसे। ये विलियम रामसे हैं जिन्होंने पहली बार नोबल गैस को डिस्कवर करा, और उनको जब नोबल गैस धीरे धीरे डिस्कवर होने लग गई तो उनको अरेंज करा किसमें, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में उसको अरेंज करा। ठीक है, और मैं बता दूं विलियम रामसे को इसी नोबल गैस के डिस्कवरी के लिए, ठीक है, इनको 1904 में नोबल प्राइज भी मिला। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान में रख सकते हैं कि विलियम रामसे इन्होंने डिस्कवरी करी है नोबल गैस की। अच्छा, कौन कौन सी नोबल गैस, क्या सारी इन्होंने डिस्कवर करी? नहीं, इन्होंने शुरू में सबसे पहले जो नोबल गैस डिस्कवर करी वो थी आर्गन। ठीक है, आर्गन के बाद इन्होंने जो डिस्कवर करा वो था हीलियम। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके एरो बना के लिखता हूं। इसके अलावा दूसरी जो डिस्कवर करी थी वो थी हीलियम। ठीक है, सबसे पहले कौन सी गैस डिस्कवर करी इन्होंने, नोबल गैस? तो आर्गन करी, उसके बाद हीलियम करी, ये ध्यान में रखिएगा। तो विलियम रामसे जो है उन्होंने नोबल गैस वाला टर्म दिया था और उन्होंने नोबल गैस को डिस्कवर करा था। कैसे किया था? एयर से किया था। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट है नोबल गैस के, ये ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी नोबल गैस होती हैं, उत्कृष्ट गैस होती हैं, ये सभी कलरलेस, रंगहीन होती हैं। ओडरलेस, ODOUR, ये स्मेल होता है, आप सभी जानते हैं, जो क्लास 12 वाले बच्चे देख रहे हैं। ओडर मतलब स्मेल होता है, तो गंधहीन कहा जाएगा इसे। टेस्टलेस मतलब स्वादहीन कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये ना ही इनका कोई कलर होता, ना ही इनकी कोई स्मेल होती, ना ही इनका कोई टेस्ट होता। तो कैसी गैस है भाई? एग्जिस्ट करती है भाई। ठीक है ना, एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि भाई कलर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तो क्या गैस? ऐसा नहीं है। ठीक है, कलर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बट हाँ इनका रोल है। क्या क्या रोल है वो देखेंगे, और यूजेस भी इनके देखेंगे, वो भी हमें याद करने हैं। ठीक है, तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ध्यान में रखिएगा। क्या पता ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, बट इतना मतलब कहते हैं ना, रटने वाला इतना पोर्शन भी शायद नहीं पूछा जाए। बट हाँ, यूकेपीएससी के जो मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, तो मुझे लगता है हाँ उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है, जो इसे हम गामा कहते हैं, जिसको हम CP/CV कहते हैं। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका जो रेशियो है CP/CV का, ये आता है 1.66। और जिनका भी गामा, जिसको हम स्पेसिफिक हीट रेशियो कह रहे हैं, CP/CV कह रहे हैं, अगर ये 1.6 आता है, 1.66 आता है, तो ये समझ में आता है कि वो जो गैस है ना, वो मोनो एटॉमिक होंगी। अब ये सर मोनो एटॉमिक क्या है? मोनो मतलब एक, एटम मतलब एटम वाला, एक परमाणु वाला। तो जितनी भी नोबल गैस होती हैं, ये आपको एक एक एटम के रूप में दिखाई देती हैं। ये ऑक्सीजन की तरह O2 नहीं दिखाई देती, नाइट्रोजन की तरह N2 नहीं दिखाई देती, है ना, क्लोरीन की तरह Cl2 नहीं दिखाई देती। ये क्या दिखाई देती है? केवल हीलियम, केवल नियन, केवल आर्गन, केवल सिंगल एटम दिखाई देता है। इसलिए क्या है, ये मोनो एटॉमिक है। तो जब हमने इसका स्पेसिफिक हीट रेशियो निकाला, वो कितना आया? 1.66 आया। पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ द नोबल गैसेस आर। ठीक है, तो नोबल गैस का स्पेसिफिक हीट रेशियो कितना होता है? डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कितना होता है? 1.66 होता है। जिसका भी अगर स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा, CP/CV का रेशियो 1.66 आ जाए, वे क्या होंगी? मोनो एटॉमिक। अच्छा, रेशियो से याद आया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल ही पढ़ा है। और ये जीएस का जो पोर्शन है, मैं आप सभी से बोल देता हूँ। अच्छा, मैं इसकी ना एक अलग से प्लेलिस्ट अभी क्रिएट कर दूंगा क्लास के बाद ही, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, डेली सोच रहा हूँ करूंगा, और बाद में यही ध्यान में आता है कि मैं कुछ भूल गया। और वो भूल यही गया कि मैं प्लेलिस्ट नहीं बना पा रहा। क्या करता हूँ कि जीएस का और मैथ का एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या कर रखा है कि ये सारा पोर्शन केमिस्ट्री में ही ऐड कर दिया। जहाँ केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, उस वाले ही प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है। तो क्या करता हूँ, उनके लिए एक अलग से जो है बना देता हूँ पूरा प्लेलिस्ट, जिससे क्या है कि जो बच्चे, अगर मान लो जैसे ज्योग्राफी वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, मान लो कोई फिजिक्स वाले बच्चे हैं, उनको जो है जीएस का जो पोर्शन है, एटलीस्ट उनको इतनी तो हेल्प मिल जाए कि इनका जीएस का पोर्शन तैयार हो जाए। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में जो जीएस का पोर्शन है ना, आप जानते हो जो नए पद आए उसमें 100 मार्क्स का है जीएस। तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो हेल्प मिले, कुछ तो अपना जो है मान लो 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग तो तैयार करके जाए, ज्योग्राफी कुछ पढ़ के जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ एटलीस्ट इतने पोर्शन तो हम तैयार करके जाए। क्लियर है? खैर, तो मैंने बोला गामा CP/CV, इसका रेशियो 1.66 है। ये कैसी होंगी? मोनो एटॉमिक होंगी। ठीक है, एक एटम वाली होंगी, सिंगल एटम वाली होंगी। क्लियर? अब नोबल गैस जो होती है, आपको पता है निष्क्रिय गैस है। मतलब जनरली इन, मैं बोलूं लोअर टेम्परेचर पे, कम तापमान पर ये अभिक्रियाएं, रिएक्शन नहीं करती हैं।
अब जब ये रिएक्शन नहीं करती है तो ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं भैया, सिंपल सी बात है, इसलिए हम उनको जीरो ग्रुप भी कह रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन प्लस आ रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन दे रहे प्लस चार्ज आ रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहे माइनस चार्ज आ रहा है। लोअर टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ, कहानी बदलेगी अभी। हम देखेंगे कि जो नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है, ये भी कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस हम अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस अभी हम इसके पढ़ेंगे भी, ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्लियर। अब ये सारे गैस कैसी होती है, केमिकली इनर्ट होती है, इसलिए हम इसको इनर्ट गैस भी कह रहे हैं, नोबल गैस भी कह रहे हैं, एरोजेंस भी कह रहे हैं, मैं सब आपको कहानी बता ही चुका हूं, ठीक है। तो केमिकली कैसी है, इनर्ट है, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, निष्क्रिय है। चलिए, और बाकी हिंदी माध्यम वाले के लिए लिखा है, पढ़िएगा। चलिए आगे देखता हूं क्या टॉपिक है, फिर कंसेप्ट पढ़ाता हूं। अच्छा, आगे टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस। तो हमने क्या देखा कि जो निष्क्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। ये बना रहे हैं कंपाउंड्स, यौगिक बना रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन करना शुरू कर रहे हैं। कब रिएक्शन करना शुरू कर रहे हैं, या मैं बोलूं पहली बार इनर्ट गैस कैसे पता चला भाई, जब ये रिएक्ट ही नहीं कर रही हैं, सामान्य ताप पर ये रिएक्शन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ हाई टेम्परेचर पे जाकर भी रिएक्शन नहीं कर रही हैं, जितने में अगर कोई और एटम होता, कोई और परमाणु होता तो वो तो रिएक्शन कर लेता, बट उस तापमान पे भी रिएक्शन नहीं कर रही है, ना ही इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं, इनर्ट हैं, ठीक है ना। तो क्या वो टाइम रहा, कि क्या वो रिएक्शन रही, कौन वो बंदा रहा जिसने नोबल गैस को रिएक्ट करके दिखाया, ठीक है। तो इसके पीछे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है नील्स बार्टलेट, ठीक है, नील्स बार्टलेट। इनकी कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छी कहानी है इनकी। नील्स बार्टलेट, और इनके मैं बताता हूं, एक स्टूडेंट भी था, मतलब ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इनका स्टूडेंट भी था जिसका नाम था लोहमन, ठीक है। तो बार्टलेट और लोहमन, इनकी एक थ्योरी है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ टाइम पहले ही, मान लो ये कब की बात है, 1962 करीब की बात मान लो, ठीक है। हम युद्ध में थे और ये ऑब्वियस बात है उस वक्त रिसर्च कर रहे थे। खैर, नील्स बार्टलेट और लोहमैन, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने इन कुछ ही टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो एक कंपाउंड आया मार्केट में, गैस आई मार्केट में, PTF6, ठीक है, हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम। एक गैस आई और ये गैस ना रेड कलर की होती है, इसकी डिस्कवरी कुछ टाइम पहले ही हुई थी। ये रेड कलर की गैस होती है। इन्हें पता चला ये जो रेड कलर की गैस है PTF6, ये किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है, मैं कह रहा हूं किसी भी एलिमेंट को ये ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडेशन होता क्या, ऑक्सीकरण क्या होता है, हम जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दे दे, लूज कर दे, है ना, उसको ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं। अगर कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई प्राप्ति कर ले, उसको भाई हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने कुछ टाइम पहले ही इन्हें पता चला कि मार्केट में एक ऐसी गैस आई है, मतलब ऐसी गैस की डिस्कवरी हो चुकी है जो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, है ना, ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा देगा उसका। देख रहे हो क्या काम कर रहा है, किसी के पास जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन छीन ले रहा है, ऐसा काम कर रही है गैस रेड कलर की। तो इन्होंने, इस लोहमैन ने और नील बार्टलेट उनके साथ थे, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस ली, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई PTF6 के साथ। क्यों कराई, जरा समझना बेटा जी। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, पहली बात आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है, 8 है। अगर इसके पास परमाणु संख्या 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, पहली सेल में 2, पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसका ऑक्टेट अष्टक पूरा नहीं है। आप सभी को पता है, दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा और उसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो भाई इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और आपस में स्टेबल हो जाएंगे, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये मत कहना ये सब पढ़ाया नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, अष्टक भी पूरा हो गया, और ये खुद में स्थिर स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। बहुत सरल सी बात है। अब जब ये खुद में स्थिर है तो क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही क्वेश्चन यहां पूछा जाने लगा। क्लियर है। और ऑक्सीजन गैस जैसे ही PTF6 के साथ मिला तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज देखी, ये जो रेड कलर की गैस है ना, ये जो रेड कलर की PTF6 ये जो गैस है, ये इन्होंने देखा जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ ये बन गया O2 प्लस, और यहां PT ने O2 का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो देखो O2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया,
O2 का देखो O2 कोई भी इलेक्ट्रॉन इसने लूज नहीं किया था और भाई प्लस चार्ज आया, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन O2 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसी चीज है जिसने ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन करा दिया। मतलब ऑक्सीजन सबका ऑक्सीडेशन कराता है, हम जानते हैं ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। बट इसने देखो चोर के घर में चोरी कर ली, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन कर दिया, है ना। तो ऑक्सीजन का ही इसने ऑक्सीडेशन कर दिया और ऑक्सीजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, पीटी ने। आपको पता है पीटी एक संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इसके पास डी सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है, गेन वो कर सकता है। तो पीटी ने यही काम करा, पीटी ने अपने उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, है ना। डी ऑर्बिटल है तो उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जो भी खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है उस वक्त, तो उसमें उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस चार्ज। और हम जानते हैं प्लस और माइनस आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये इस तरीके से कंबाइन हुए कि ये सॉलिड बन गए, है ना। आयनिक कंपाउंड ये तो सॉलिड होते हैं, तो ये सॉलिड बन गए। और ये सॉलिड कैसे कलर का दिखाई दिया, रेड कलर का सॉलिड दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट को भी ऑक्सीडाइज करा के दिखा दिया, ठीक। और फिर इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा चुका हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी भी गैसेस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को हम आयनन विभव कहते हैं, आयनेशन एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी देनी होगी, इट इज कॉल्ड द आयनेशन एनर्जी। क्लियर है। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी तो साइन प्लस का आता है, कितनी देनी पड़ी, लगभग 1176 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लगभग 1176 किलो जूल पर मोल यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगी होगी, ऐसा इन्होंने वहां पे कैलकुलेट किया। अब इनको एक रफली आइडिया ये भी था कि जीनॉन जो कि नोबल गैस है, जो कि नोबल गैस है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें लगभग लगभग कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लगभग लगभग, इनको एक आइडिया था, रफ आइडिया था कि लगभग लगभग 1174 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। अब इनके दिमाग में तुरंत बात ये क्लिक हुई कि अगर ऑक्सीजन ने भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इस रिएक्टिव गैस के साथ, तो भाई क्या जीनोन भी कर सकता है। फिर इनके दिमाग में तुरंत घंटी बजी और इन्होंने लिया जीनोन को। जीनोन की भी सेम रिएक्शन पीटीएफ6 के साथ कराई। इन्होंने देखा तो सही कि भाई जो गैस है रेड कलर की, ये जो हम हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनम जो लेकर आए हैं, ये कितनी रिएक्टिव है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करा इन्होंने, एक्सी का एक एटम वहां पे डाल दिया, किसमें, रेड कलर की गैस में। जैसे ही इन्होंने रेड कलर की गैस में एक्सी डाला तो एक्सी ने भी तुरंत वहां एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है ना, तुरंत वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो एक्सी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा प्लस चार्ज, और पीटीएफ6 ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इस पे कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। और इन्होंने देखा वो रेड कलर की जो गैस थी अब वो धीरे धीरे क्रिस्टल बनना शुरू हो गई, और वहां पे वो ऑरेंज रेड कलर का, ठीक है ना, ORANG, ऑरेंज रेड कलर का या येलो कलर का कह लो, रेडिश येलो या ऑरेंज येलो कह सकते हैं इसे, ठीक है ना, एग्जैक्ट तो ऑरेंज येलो ही है। तो ऑरेंज येलो कलर का उन्होंने देखा सॉलिड बना, ठीक है। और उस सॉलिड की स्टडी करी तो उन्होंने देखा भाई कि हमने दुनिया का सबसे पहला नोबल गैस का कंपाउंड बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसे हमने कहानी मात्र से देखा कि भाई नोबल गैस का पहला कंपाउंड क्या है, XCPTF6 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भैया किसने डिस्कवर करा, नील बार्टलेट और उनके ही स्टूडेंट लोहमैन ने। शुरुआत कहां से करी थी, ऑक्सीजन से। और जैसे ही यहाँ XCPT पे आए, इन्होंने देखा भैया कि भाई एक्सी की भी जब यहाँ पे आयनेशन एनर्जी निकाली 1176, इन्होंने कहा लगभग एक्सी, एक रफ आइडिया था कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1174 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने PTF6 जो कि रेड कलर की गैस थी सबको ऑक्सीडाइज कर रही थी, ठीक है। अच्छा, ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड है ना, ऐसा कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है ना, नॉट रिड्यूसिंग, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। जो दूसरों का कर दे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरे का रिडक्शन और खुद का दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कह सकता हूं। क्लियर। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो एक्सी का भी इसने ऑक्सीडेशन कर दिया। और दुनिया का जो पहला कंपाउंड है कौन सा, नोबल गैस का, वो कौन है, XCPTF6 माइनस, या मैं बोलूं XCPTF6 सिंपली, जो कि एक ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड है। और दुनिया का पहला नोबल गैस का कंपाउंड हमें मिल गया इन दोनों महान वैज्ञानिकों के द्वारा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं, देखो धीरे-धीरे जैसे और कहानी आगे बढ़ी, 1962 की बात है और आगे बढ़ी तो हमें और भी कंपाउंड मिले, जैसे कि हीलियम के हमें कुछ कंपाउंड्स मिले हैं, ठीक है? अब हीलियम के जो कंपाउंड मिले हैं, वो जनरली किस तरीके से मिले? ये मिले हैं एक्साइटेड कंडीशन में। एक्साइटेड कंडीशन का क्या मतलब है, समझिएगा जरा बात को कि भाई हीलियम, हम सभी जानते हैं हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2। आपको पता है भाई इसके पास एक 2 सेल आगे खाली पड़ा होगा 2s। होता क्या है आपको पता है, जब तक इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, आपस में पेयर्ड हैं, युग्म बने हुए हैं, तो जब तक तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको एनर्जी देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक लोअर स्टेट से कहां पहुंच जाता है, हाई स्टेट में, ठीक है ना? और इसी को कहते हैं हम एक्साइटेड कंडीशन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं एक्साइटेड कंडीशन। क्लियर है? तो एक्साइटेड कंडीशन में जाकर ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हीलियम कब कंपाउंड बनाता है, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रखना है, ठीक? तो जब ये कंपाउंड बनाएगा तो यहाँ पे हीलियम बनाता है हीलाइड्स। क्या बनाएगा? हीलाइड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब ये हीलाइड क्या है, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है, तत्व है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी एलिमेंट, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, भाई आप सभी को पता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उस पर प्लस चार्ज आता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस पर माइनस चार्ज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम के पास बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लूज करता है तो सोडियम +1 में आ जाता है। सोडियम एक मेटल है, हमें ये भी पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु है, मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु और नॉन मेटल है। सिंपल सी कंसेप्ट है, ये चीजें हमें पता भी होती हैं। क्लियर है? अब जरा समझना, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके लास्ट में ईएम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईएम। जैसे सोडियम भी मैं बोल रहा हूं ना, तो ईएम इसलिए लगा है क्योंकि हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर प्लस चार्ज ही आता है। ऐसी लिथियम, पोटेशियम, ईएम लगा रहा हूं क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इन पे प्लस चार्ज आता है। क्लियर है? ऐसे करके इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जिसपे माइनस चार्ज आता है, अगर वो एलिमेंट है तो उसके लास्ट में आइड लगता है। क्या लगता है? आइड। जैसे भाई क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन जाता है क्लोराइड, ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया ब्रोमाइड, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्साइड, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया फ्लोराइड। क्लियर है? तो हमें इससे समझ में आ रहा है कि जब हीलियम एक्साइटेड कंडीशन में गया वो हीलाइड्स बन गया। क्या बना? हीलाइड्स बना। और जब ये हीलाइड्स बना तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे कैसा चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। कैसा होगा? माइनस चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करता है और He2- बनाता है। क्या बनाता है? He2- बनाता है, हीलाइड बनाता है। क्लियर है? और जब ये हीलाइड मरकरी जैसे कंपाउंड के पास जाता है, Hg जैसे कंपाउंड के पास जाता है, तो ये तुरंत कंपाउंड बनाता है, क्योंकि Hg मरकरी आपको पता होना चाहिए +1 +2 में एग्जिस्ट करता है। इस पे +2 है, He पे कितना है? He पे कोई चार्ज नहीं है इन जनरल, ठीक है? और वैसे He +2 भी बनाता है, सॉरी -2 भी बनाता है और -1 भी बनाता है। क्लियर है? बट जब Hg से रिएक्शन करता है, भाई ये भी हिलाइड ही है, ये भी हिलाइड ही है। क्लियर है? मोस्ट कंपाउंड जो इसके मिलते हैं वो He-1 वाले मिलते हैं, ठीक है? ज्यादातर कंपाउंड कौन से मिलते हैं? He-1 वाले। हीलियम -1 वाला हिलाइड जब बनेगा तो उसमें ज्यादा इसके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है? तो Hg और He जब रिएक्शन करते हैं आपस में, आप सभी को पता होगा मैरी रूल, भाई इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1 है, फिर हम 2 इधर भेज देते हैं, 1 इधर भेज देते हैं, है ना? तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? Hg के नीचे 1 आ जाएगा और He2 बन जाएगा। तो इसने मरकरी के साथ क्या बनाया कंपाउंड? HgHe2 बनाया, ठीक है? मरकरी हिलाइड इसने जो है कंपाउंड बनाया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मरकरी हिलाइड, ठीक है? तो ये कंपाउंड है हीलियम के। इसके अलावा ये और भी कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे Hg He10 हो गया। ऐसी वुल्फ्राम जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं, उसके साथ भी कंपाउंड बनाता है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं इन जनरल Hg जो है वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है। भाई Hg देख लो, वुल्फ्राम देख लो, वुल्फ्राम कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 74। Hg हाइड्रागारियम कितना होता है? 80, ठीक है? और ये सभी 5d ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, 5d, ठीक है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने पढ़ा है कि ये 5d सीरीज के एलिमेंट होते हैं। तो इसीलिए जो इतने भी कंपाउंड He के देखे जाते हैं इन जनरल, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ देखे जाते हैं, संक्रमण तत्व के साथ देखे जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड है जो मैंने हीलियम के लिखे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ आर्गन। क्या आर्गन भी कंपाउंड बनाता है? देखिए बनाते तो हैं बट बहुत कम अमाउंट में बनाते हैं। और अगर मैं आर्गन की बात करूं, उसके कंपाउंड की बात करूं, तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे बनते हैं। हीलियम के भी लो टेम्परेचर पे ही बनते हैं, ठीक है ना? तो काफी कम तापमान पर आर्गन और हीलियम कंपाउंड बनाते हैं।
और मैं अगर आर्गन के कंपाउंड की बात करूं ना, तो आर्गन के कंपाउंड तो और भी पहले डिस्कवर हो गए थे, हालांकि अनस्टेबल कंपाउंड ही माने जाते हैं। और इसमें अगर मैं कुछ कंपाउंड इसके लिखे जाऊं तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा जैसे AR.BF3, ठीक है, ऐसी AR.2BF3, ठीक है, ऐसी AR.3BF3, इस तरह के कंपाउंड बनाता है। अब जरा बात को समझना, ये डॉट का मतलब क्या है? ये डॉट का मतलब ये है कि AR ना ऐसा है नहीं कि अटैच्ड है, बस क्या है कि जब आपने टेम्परेचर कम करा तो भाई AR और BF3 बोरोन, जो आपका बोरोन ट्राई फ्लोराइड है, इनके बीच में बस क्या हुआ, पार्शियल अट्रैक्शन हुआ, जिसमें AR क्या करता है भाई, आप सभी को पता है नोबल गैस है, इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आर्गन देख लो, 18 एटॉमिक नंबर, पहली सेल में 2, फिर कितने हैं? 8, फिर कितने हैं? 8, तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, वही 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दी। जब तापमान कम है तो भाई ये जो BF3 मॉलिक्यूल है, इसके पास AR क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा, अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और आपको पता ही है कि BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 होता है, और आप जानते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 है तो p का एक ऑर्बिटल इस पे अभी खाली पड़ा है, तो उसी p के ऑर्बिटल में ये AR से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कुछ हद तक कम तापमान पे, कम तापमान होने की वजह से, पास आने की वजह से एक अट्रैक्शन दिखा लेगा, ठीक है। और अट्रैक्शन है कुछ इस तरीके के AR.BF3, AR.2BF3, मतलब 2 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जोड़ लेगा, 3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को जोड़ लेगा, और ऐसे ही 4 बोरोन ट्राइफ्लोराइड को भी जोड़ लेगा। क्यों? क्योंकि भाई 4 लोन पेयर है ना, एक तरफ से एक से, दूसरी तरफ से दूसरे जुड़ेगा, तीसरी तरफ से तीसरे से जुड़ेगा, और चौथी तरफ से चौथे से जुड़ जाएगा। तो AR.4BF3 इस तरह का कंपाउंड भी आपको दिख सकता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आएगा ये जो कंपाउंड बनाते हैं, कब बना रहे हैं? लो टेम्परेचर पे। हीलियम बना रहा है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हिलाइट्स, और ये क्या बना रहा है? बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शेयर करके मॉलिक्यूल को, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको अपने चारों ओर जोड़ लेगा। क्लियर है? अच्छा मैं बोलूं, अगर AR ने यहाँ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी दर्शा सकता हूं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ और कहानी देख लेते हैं। जब कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, जब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और बताना चाह रहा था कम टेम्परेचर वाले, क्योंकि अगला टॉपिक मुझे देखा क्लैथरेट कंपाउंड, ये भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये हाइड्रेट्स भी बना लेते हैं। लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। एक मिनट दीजिएगा, मेरा मोबाइल अपने आप चल रहा है। खैर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स या हाइड्रेट्स कह सकते हो, नॉट हाइड्रेट, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल चिपका लेना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, इसको देख लेते हैं। हाइड्रेट का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है कि भाई किसी मॉलिक्यूल से जितने वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जनरली ये भी कब होता है? लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। जैसे हो गया Kr.6H2O, ठीक है, Xe.6H2O। तो आप समझ गए हाइड्रेट का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल कितने अटैच्ड हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में कब आएंगे? एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। एट वेरी लो टेम्परेचर द वाटर मॉलिक्यूल गेट क्रिस्टलाइज्ड विद द noble gases like AR having .6H2O, Kr having same 6H2O, और Xe having the same 6H2O, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं जो कि है क्लैथरेट कंपाउंड। क्लैथरेट कंपाउंड को हम केज कंपाउंड भी बोलते हैं। केज, अरे केज का मतलब है पिंजरा, जैसे पिंजरा होता है ना, उसी तरह के ये कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझना, ये नहीं बनाते हैं, ये पिंजरे वाले कंपाउंड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे मान लो एक पिंजरा है, कोई भी कंपाउंड है, ऐसे करके इसके चारों ओर पिंजरा बना लेता है, तो इनका साइज छोटा होने की वजह से ये उस कंपाउंड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पिंजरा है, पिंजरा किस काम यूज होता है? ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए, है ना। तो वही काम यहाँ पे वो कंपाउंड करते हैं, इन नोबल गैस को अपने अंदर क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। क्लियर है? इन नोबल गैसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और जनरली कौन कौन सी हो जाती हैं? जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है ना, क्रिप्टन हो गया। इनके साइज बहुत स्मॉल है, आपको पता है भाई, ऊपर की ओर है इनका साइज कम होगा, नीचे की ओर साइज बढ़ता चला जाएगा। इनका साइज कम होने की वजह से तो जो क्लैथरेट कंपाउंड होते हैं, जो पिंजरे वाले कंपाउंड होते हैं, क्या कर लेते हैं? इनको इनके बीच में फंसा लेते हैं। भाई जगह छोटी है, काफी जगह, ये आके वहां पे फंस जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब कौन कौन से कंपाउंड है ये क्लैथरेट कंपाउंड? जैसे आप कहो फिनॉल,
ठीक है ना। एट लो टेम्परेचर आपको पता है भाई कम टेम्परेचर होगा तो फिनॉल के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और एक क्या बना लेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे पिंजरा होता है उसके टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे और पिंजरे के बीच में खाली जगह हो गई और खाली जगह में कौन आके फंस जाएगा, He हो गया, Ar हो गया, Kr हो गया। क्लियर है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोक्विनोन हो गया, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो क्लेथरेट कंपाउंड के साथ ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, कौन कौन, हीलियम, आर्गन और क्रिप्टन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड्स ऑफ जीनोन, इसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अगर बोला जाए कि नोबल गैस में सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, तो नोबल गैस में सबसे ज्यादा कंपाउंड जीनोन ही बनाता है। ठीक है ना, जीनोन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है नोबल गैस में। ये फ्लोराइड्स के साथ, जनरली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और फ्लोराइड्स बनाता है। तो इसलिए मैं पहला टॉपिक यही डालता हूं, जीनोन के फ्लोराइड्स। ठीक है, और एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इनकी केमिकल रिएक्शन, जैसे हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आता है कंप्लीट द रिएक्शन, पूरी करो रिएक्शन को। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीनोन के फ्लोराइड सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं कौन सा पढ़ाऊं, चलो सिंपल ही लेते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड से ही इसको देख लेते हैं, जीनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, जीनोन डाइफ्लोराइड, नाम से पता चल रहा है एक्सी होगा और डाई मतलब दो फ्लोरीन होंगे, XeF2 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा उसकी प्रिपरेशन, बनाने की विधि, कैसे जीनोन डाइफ्लोराइड बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन, बनाने की विधि। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है उसमें क्या करते हैं, जीनोन है, ठीक है, गैस है, फ्लोरीन है, गैस है, 3 मोल ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, निकल की ट्यूब डालूंगा, Ni ट्यूब, और ट्यूब है तो उसको रेड हॉट बनाऊंगा, थोड़ा सा गर्म करूंगा। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करूंगा और जब इसको गर्म करूंगा तो मैं देखूंगा जीनोन और फ्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा XeF2। क्या बन जाएगा, XeF2। ठीक है, अच्छा मैंने 3 जो है वो गलत लिखा है, या मैं बोलूँ एक्स्ट्रा में लिख दिया, इस 3 को हटा लेना क्योंकि मुझे नहीं लगता 3 की जरूरत है। ठीक है, मुझे लगा 3 की जरूरत पड़ेगी बट वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि Xe से डायरेक्ट F2 जुड़ गया, XeF2 बन गया, सिंपल। क्लियर है। अब ये जो XeF2 मिलता है ना यहाँ पे, ये आपको मिलता है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। ठीक है, और XeF2 पहले ही गैस थे और हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो जनरली आपको किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वेपर फॉर्म में मिलना शुरू होगा तो आप उसको धीरे धीरे करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है ना, कूल करने पर आपको ये कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है भाई, टेम्परेचर इसका कम कर देंगे, वेपर है, टेम्परेचर कम करूंगा तो आपको धीरे धीरे करके ये कलरलेस सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इसकी सिंपल सी प्रिपरेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसकी एक और प्रिपरेशन है जो एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं पेज ऐड कर लूं। चलिए, इस प्रिपरेशन में एक्सी है, इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लीजिए। एक्सी है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम O2F2 के साथ। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कराते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे, माइनस का 118 डिग्री सेल्सियस, और मान के चलिए कलरलेस सॉलिड भी काफी लो टेम्परेचर पे बनता है। तो -118 डिग्री सेल्सियस पे जब उसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है XeF2 और साथ में क्या मिलता है, O2। देखो दोनों ही रिएक्शन बड़ी सरल है, सीधी सीधी रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। तो उसके जो गुण है वो क्या है कि ये कलरलेस सॉलिड है। ठीक है, अभी देखा ना, उसको कूल करते हैं, कलरलेस सॉलिड बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देखो, इतनी सारी चीजें डीप में तो नहीं पूछना चाहिए और ना ही पूछेगा। ठीक है, हालांकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूं, 127 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पे बुक है, मैं बुक में से डायरेक्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बाकी केमिकल रिएक्शंस तो देखो सभी को याद होती है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, बट हाँ मेल्टिंग पॉइंट वगैरह मुझे याद नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, बुक से ही देख के मैं आपको बता रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट मैंने अभी जस्ट बुक में देखा तब आपको मैंने बताया। क्लियर है, बाकी केमिकल रिएक्शंस तो सिंपल होती है, सभी को याद होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कलरलेस सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 127 डिग्री है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी पढ़ते हैं रिएक्शंस। तो 3 चीजें पढ़नी है, प्रिपरेशन, बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज, उसके गुण। ठीक है, जिसमें हम इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने देखा सॉलिड है भाई, सॉलिड होना का मतलब क्या है कि ये फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी है, इसके भौतिक गुण है कि वो सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वही केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख रहे हैं विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं, और इसमें क्या ले रहा हूं, XeF2 ले लेता हूं और इसकी रिएक्शन कराता हूं हाइड्रोजन गैस के साथ।
तो हम देखेंगे सिंपली यहाँ पे Xc बन जाएगा और ये 2HF बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। और आपको बता दूं Xc बहुत आसानी से, या मैं बोलूं जो कंपाउंड है ना XCF2, ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये कंपाउंड है ना बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है समझ में भी आ गया होगा, क्लियर है। तो XCF2 डिसॉल्व, लिख देता हूं यहीं पे, डिसॉल्व मतलब घुल जाता है, किसमें डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लियर है। और ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन कराता हूं तो आपको पता है भाई सिंपल है, Xc ये HF यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो Xc प्लस 2HF मिल जाएगा। दूसरी, पानी के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं कि भाई वाटर जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं। तो जल के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ मिला Xc, ठीक है, प्लस मिला HF, और साथ में यहाँ से रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस, ठीक है, साथ में रिलीज हुई ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बाकी बैलेंस वगैरह करके बताइएगा, बैलेंस है F2 यहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 HF है ओनली, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे 4HF बने तो यहाँ मैं 2 हाइड्रोजन बना दूंगा, 2 2 जा 4, ये भी हो गए, ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गए, और फ्लोरीन यहाँ 2 है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ, और Xc भी कितने कर दूं, 2 कर दूं, बैलेंस हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला जो कंपाउंड है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी यही बता देता हूँ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। XCF2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो याद है हमने पढ़ा था Xc है, इस पे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, और इस पे होंगे 3 लोन पेयर। क्यों होंगे, जरा मुझे रीजन बताएं। हम सभी जानते हैं नोबल गैस है, नोबल गैस है तो ऐसा मान के चलते हैं इसके बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 हो गए, 2 4, 2 6 और 2 8, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करा, ये कंसेप्ट आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इसका कंपाउंड बनेगा। अब जो ये लोन पेयर है आपको ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इक्विटोरियल पे इनका जो बॉन्ड एंगल है, या मैं बोलूं एंगल है, वो कितना है, 120 डिग्री है। क्योंकि बॉन्ड एंगल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लोन पेयर, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन पे 120 डिग्री है, इसलिए हमने उसको इक्विटोरियल पे रखा। और वैसे भी हम जानते हैं जब हम शेप की बात करते हैं, अच्छा इसका हाइब्रिडेशन बताना, हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा है क्या, ड्रैगो का नियम याद है, ड्रैगो रूल, हमने वहां पे सिंपली पढ़ा है सर कि ड्रैगो रूल होता है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस के लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो भाई एक और एक, भाई सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो भाई असंयोजित युग्म जोड़ा 1 2 3, टोटल कितना हो गया 5। जितना ये स्टेरिक नंबर आता है उतना ही हाइब्रिडेशन होता है, कैसे, s p3 और d, हम जानते हैं s का एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 और d का 1, d के 5 होते हैं, बट हाइब्रिडेशन 5 है, मतलब s का 1 लूंगा, p के 3 हो गए 4 और d 1 मतलब 5, क्लियर है। तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3, वहां ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हाइब्रिडेशन इसका sp3 आता है, आप जानते हैं वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसकी ज्योमेट्री, उसकी ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आनी चाहिए। बट हमने पढ़ा है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लोन पेयर आते हैं तो शेप चेंज हो जाती है, और लोन पेयर को कभी भी हम शेप में कंसीडर नहीं करते। तो लोन पेयर को हटा के देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है, मैंने बताया लोन पेयर को हम शेप में कंसीडर नहीं करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सरल रेखा बन रही है, तो ये कैसा बन जाता है, लीनियर। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है, पढ़ लेना एग्जाम में क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है या शेप पूछ रहा है, शेप कैसी है, लीनियर है, ध्यान में रखना, सिंपल सी बात, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और जिनको नहीं पता है डायरेक्ट यहाँ आए हैं, मुझे पता है शुरू में तो अच्छा लगा होगा, जो बार्टलेट है इसकी कहानी सुन के भी अच्छा सा लगा होगा, बट अब समझ में नहीं आ रहा होगा अगर पढ़ा नहीं है तो। पढ़ा है तो ऑब्वियस बात है कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत सरल सी बात है। बट अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज क्लास 1 से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है। क्लास आई थिंक 24वीं क्लास आज चल रही है, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। टेट्रा मतलब 4 है, साफ पता चल रहा है, फ्लोराइड है, ठीक है, जीनोन टेट्राफ्लोराइड क्या होता है, ये होता है XCF4, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है, बहुत सरल सा कहूंगा, सिंपल सा इसको प्रिपरेशन कहूंगा, क्योंकि इसमें सेम जैसे वहां पे एक F2 लिया था, यहाँ पे बस 2 F2 ले लो, तो XeF2, ठीक है। सेम निकल ट्यूब ले लो, Ni ट्यूब, निकल का ट्यूब, 400 डिग्री का तापमान ले लो, ठीक है। बट यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई कर देते हैं 6 atm का, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा XeF4, और ये चीज ध्यान में रख लेना, बिना बैलेंस करे भी लिख सकता है एग्जामिनर, XeF2 Ni ट्यूब 400 डिग्री और 6 atm लिख देगा। अगर समझ लो 6 atm लिखा है तो क्या बन जाएगा, XeF4 बन जाएगा, फिर बैलेंस भी कर देना, ठीक है ना, बैलेंस कर लिया तो XeF4 बन गया, जीनोन टेट्राफ्लोराइड आपको मिल गया, क्लियर है। इसके बाद जल्दी से देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है जी।
प्रॉपर्टीज इसकी जल्दी से देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में अगर बात करूं, सेम वही, ये किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, VAPOUR। ठीक है, इसको जैसे ही कूल करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये भी सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, कलरलेस। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। कैसा बनेगा, कलरलेस। तो ये भी ध्यान में रखना है, कलरलेस, रंगहीन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो कलरलेस क्रिस्टलाइन ये सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट देखो, मैं नहीं कहूंगा सबका रटो, बट हाँ बुक है मेरे पास, साफ दिख रहा है मुझे, बुक में 100 डिग्री लिखा हुआ है, तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट वहां से आपको बता दिया। क्लियर है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज में, ये तो पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टी कि कैसा दिखता है, फिजिकली सॉलिड दिखता है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ये भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, पहला हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो भाई HCF4 है, इसकी रिएक्शन भी अगर मैं हाइड्रोजन गैस से कराता हूं, ठीक है, तो ये 2H2 से मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो ये बन जाएगा Xc प्लस के 4H। ठीक है, Xc प्लस 4HF ये बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड पानी के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो XeF4 प्लस का H2O, जल्दी से बताएं प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो यहां बनता है XeO3 प्लस बनता है HF और साथ में बनता है F2। ठीक है ना, ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। क्या ये बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो XeO3 और HF और F2। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, न्यू पेज ऐड करना है, न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अच्छा इसमें Xe भी मिलेगा साथ में ना, Xe प्लस XeO3 HF और F2 ये सब मिलेगा उसमें। ठीक है, अब आई थिंक बैलेंस ये हो जाना चाहिए। ठीक है, बैलेंस से कीजिएगा और मुझे जो है आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा कि बैलेंस करने पे कितना आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6, जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वही प्रिपरेशन। ठीक है, पहले बनाने की विधि जल्दी से देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो अभी हमने बनाया था XeF4, इसी की रिएक्शन करा दो डाइफ्लोरीन के साथ। ठीक है, निकल ट्यूब में 400 डिग्री ताप पर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा XeF6। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रिपरेशन नंबर 2, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। तो XeF4 है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है O2F2 के साथ। ठीक है, और ये कराया जाता है -130 डिग्री पे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हम Xe की रिएक्शन O2F2 के साथ कराते हैं -118 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो बनता है XeF2 और साथ में वहां से O2 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो सेम यहाँ XeF4 -130 डिग्री पे करा रहा हूं, तो ये बन जाएगा XeF6, ये F2 F4 के साथ जुड़ के F6 हो गया। और कौन सी गैस रिलीज हुई है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज हो जाएगा फिजिकल और केमिकल। क्लियर, तो प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम है, ये भी वेपर फॉर्म में आता है, फिर इसको ठंडा कर लो तो ये बन जाएगा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट याद कर सकते हो, अच्छी बात है, 47 डिग्री सेल्सियस है। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, स्किप करो, इतने रटने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर, अब केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला जल्दी से देखते हैं, इसकी रिएक्शन सेम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं। तो XeF6 प्लस कितना 3H2। ठीक है, ये मिलकर हो जाएगा Xe प्लस के 6HF। ठीक है, दूसरी केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ, XeF6 प्लस मैं देता हूं वाटर। ठीक है, और मुझे बताया क्या मिलेगा, XeO3 मिलेगा और साथ में मिलेगा क्या, HF। ठीक है, पिछले वाले में XeO3 है ना, HF भी मिला था और F2 भी मिला था, बट इसमें सिंपली क्या मिलता है, XeO3 और HF मिलता है। क्लियर है, बैलेंस कर सकते हैं इसे। यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये 3 है, और इसके बाद 3 2 जा 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वहाँ 6 है। क्लियर है, क्या बैलेंस करिएगा और चेक कर लीजिएगा, यही शायद बैलेंसिंग इसकी बनेगी। क्लियर है, चलो, तो ये तो हो गए जीनोन के फ्लोराइड्स। अब देखते हैं जीनोन के कुछ ऑक्सी फ्लोराइड्स। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालता हूं, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स। ठीक है जी, जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड्स।
तो जीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड क्या है? सबसे पहला XeO F4। अच्छा, मैंने ऊपर में किसी का जो है सेप नहीं बताया, सेप बता देता हूँ क्योंकि मैंने XeF4 का भी बताना भूल गया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। XeF4 Xe है, नोबल गैस है भाई। 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो युग्म जोड़ा में बचते हैं, लोन पेयर्स में बचते हैं। क्लियर है? ड्रैगो का रूल लगाइएगा। अच्छा, यहीं लगा दूं, खिचड़ी बन जाएगी ना। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को भी ऐसे करके इधर छुपा देता हूँ। ठीक है, ड्रैगो का रूल लगाइए। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है और लोन पेयर होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। 4 और 2 कितना आ गया? 6। स्ट्राइक नंबर 6 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3d2 आ जाएगा। s का एक ऑर्बिटल, p के 3, टोटल हो गए 4, 4 और 2 6। क्लियर? sp3d2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर? अगर ये sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है, तो हमें समझना है दो लोन पेयर होने के बाद जो शेप हो जाती है वो जाती है स्क्वायर प्लेनर। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। स्क्वायर प्लेनर शेप, जब दो लोन पेयर होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर शेप को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक, इसकी शेप भी बता देता हूं, यही बता देता हूं, देखो। ठीक है, जितनी जगह है इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। XeF6 कैसे बनेगा? तो Xe है, इस पे फ्लोरीन एक, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन है, चौथा फ्लोरीन है, पांचवा फ्लोरीन है और ये छठा फ्लोरीन। थोड़ा ऐसा डिस्टॉर्ट करके बनाता हूं, याद है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर हो गया। क्लियर? ड्रैगो का नियम लगाइए। सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 फी है तो 6 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर साफ साफ आपको नजर आ रहा है। कितना आया? 7 आया। 7 का मतलब इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, d के 3, p के 3, s का 1, टोटल हो गए 7। sp3d3 इसका हाइब्रिडेशन आया तो उसकी जो ज्योमेट्री आनी चाहिए है ना, ज्यामिति क्या आती है बताओ? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पाई। ठीक है, बाई पिरामिडल। क्लियर? बट लोन पेयर से शेप चेंज हो जाती है और शेप बन जाती है उसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और वहां डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में ये शेप बताई भी थी। क्लियर है? आगे बढ़े, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इसकी सेम प्रीपरेशन, बनाने की विधि, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां कराते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, किसका? XeF6 का। हाइड्रोलाइसिस का मतलब भाई पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है जल की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना। हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, लाइसिस मतलब हो गया टू ब्रेक, पानी की प्रेजेंस में किसी को ब्रेक करना। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, आप कराएंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस। तो जब कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा XeOF4 जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड और साथ में मिलेगा आपको 2HF। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर है? दूसरा, ये प्रिपरेशन नंबर 1 लिख देता हूं, ए। ये प्रिपरेशन नंबर 2 एक और देख लेते हैं। इसमें XeF6 की रिएक्शन कराई जाती है सिलिका के साथ। ठीक है, इसको हम सिलिका ट्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, गिलास ट्यूब भी होती है एक तरह की। ठीक है, सिलिका ट्यूब है और इसको कराने के लिए इसको 50 डिग्री पे हीट किया जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा XeOF4, साथ में मिलेगा SiF4। ठीक है, बैलेंस करके बताइए क्योंकि एग्जाम में बैलेंसिंग ही आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन विद बैलेंसिंग बोल देगा। ठीक है, तो बैलेंस करके एक बार जरूर देखिएगा, बैलेंसिंग आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, बहुत सरल है। तो ये यही रिएक्शंस एग्जाम में आती हैं इन जनरल, कंप्लीट द रिएक्शन में यही रिएक्शन देखने को मिलेंगी XeF6 की H2O के साथ या फिर XeF6 की सिलिका ट्यूब के साथ। स्टेटमेंट में भी दे सकता है क्वेश्चन, जैसे मन करेगा एग्जामिनर का वैसे पूछ सकते हैं। और आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं, मेंशन्ड है सिलेबस में क्या, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। तो भाई मान के चलो 30 चैप्टर अगर मैं कहूं ओवरऑल या 30 टॉपिक कहूं, 30 में से अगर 75 मार्क्स का आ रहा है तो वही एक टॉपिक में से 2 या 3 मार्क्स का आ रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। एक यूजिस से देखने को जरूर मिलेगा, एक कंपाउंड से देखने को मिलेगा और एक कंप्लीट द रिएक्शन से देखने को मिलेगा, या फिर सेफ से भी पूछ सकता है। ठीक है, सेफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम होता है कलरलेस बट होता है ये लिक्विड, ये चीज ध्यान में रखनी। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शंस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देख ली केमिकल, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं।
ठीक है, चलो सबसे पहले सेम XeOF4 है, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन गैस के साथ 300 डिग्री ताप पर। ठीक है, तो ये मिलता है Xe प्लस 4HF और साथ में मिलेगा जल H2O वाटर। क्लियर है? बैलेंस करके दिखाइएगा, मुझे बताइएगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर सिलिका के साथ कराऊं XeOF4, इसकी रिएक्शन सिलिका के साथ कराऊं SiO2 के साथ कराऊं, ठीक है ना, सिलिका ट्यूब वही जो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, फिर से सिलिका ट्यूब के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है, तो यहां मिलता है आपको XeO3 और SiF4। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन यहां चला गया, क्लोरीन यहां आ गया और ये O2 था O3 हो गया और SiF4 यहां चला गया। तो क्या बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा बैलेंस दिख रहा है, पर पहले वाला शायद बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब पानी के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं, अभिक्रिया विद जल वाटर। तो XeOF4 इसकी रिएक्शन कराते हैं जल के साथ H2O, और जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मिलता है XeO2F2। ठीक है, और साथ में मिलेगा 2HF। ठीक है, 2HF मिल जाएगा। क्यों मिलेगा 2HF? 4 है, हाँ बिल्कुल 2HF ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये XeO2F2 जो मिला, इसकी मैं फिर से अभिक्रिया अगर जल के साथ करा दूं तो फिर से देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है XeO3। मतलब XeO3 तो आउटकम सभी का है ना, जीनॉन ट्राईऑक्साइड तो सभी का आउटकम आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अगला जो कंपाउंड है जीनोन ऑक्सी फ्लोराइड में, वो है अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी देख लो भाई, फिर आप कहोगे कि स्ट्रक्चर भूल गए, है ना, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। कंपाउंड है हमारा XeOF4। ठीक है जी, XeOF4 है, चलो इसको बनाते हैं। Xe है, हम सभी को बताना चाहिए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। क्लियर है? फ्लोरीन होगा, दूसरा फ्लोरीन होगा, तीसरा फ्लोरीन होगा। ये कैसे ऊपर को उड़ा हुआ बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस पे एक लोन पेयर होगा नीचे से। वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे लोन पेयर से बॉन्ड पेयर दूर भागते हुए दिखेंगे और ये बॉन्ड है अपने उस प्लेन से ऊपर की ओर भागते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, ऊपर की ओर भागते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से शेप बनेगा, ऐसा लगेगा स्क्वायर है, उस पर एक पिरामिड रखा है। ये देखो पिरामिड, याद है स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा। इट इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, ड्रैगो का नियम लगा लो जल्दी से, सिग्मा बॉन्ड पेयर गिन लो, लोन पेयर गिन लो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई? अब तो ये सब कुछ मिक्स हो गया है ना। अब तो ये नहीं समझ में आ रहा सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं और लोन पेयर कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, अरे 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 मिट गया। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, उसके बाद यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा वाला आप जानते हैं क्या होगा, डबल बॉन्ड, दैट मींस पाई बॉन्ड। तो कितने सिग्मा हो गए देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में दूसरा पाई होता है, आप सभी जानते हैं। कितने सिग्मा है? पांच है। लोन पेयर है, हाँ जी एक है। पांच और एक छह, छह का मतलब संकरण sp3d2 आना चाहिए। संकरण sp3d2 है तो उसकी ज्योमेट्री ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय आनी चाहिए। ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल है, बट एक लोन पेयर होने की वजह से ये बन जाता है स्क्वायर क्या, पिरामिडल। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, वेस्पर शेप, पूरा टॉपिक का नाम ही वेस्पर शेप है, एक ही क्लास में पढ़ा है वो मैंने टॉपिक। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पे शेप बनेगा, ये हमें ध्यान में रखना। ठीक, चलिए सेकंड पढ़ लेते हैं, जीनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड। ठीक है ना, दो ऑक्सीजन वाला फ्लोराइड है, तो डाइऑक्सी फ्लोराइड से कह लेता हूं, ये बन जाएगा XeO2F2। और इसकी प्रिपरेशन तो अभी ऊपर देखी थी जब जल के साथ रिएक्शन कराई थी, तो सेम वही प्रिपरेशन में यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, बनाने की विधि कैसे बनता है ये, तो क्या करना है, एक तो पहला मेथड, चलो ये वाला देखो, XeO3 है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं XeOF4 के साथ, और आपको मिल रहा है क्या, XeO2F2। ठीक है, इसके बाद जब ये XeOF4, अरे भाई ये क्या हो गया, ओके ये पेस्ट हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, XeOF4 है, ठीक है, इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई थी जल के साथ, तो आपको पता है यहां में मिला था XeO2F2 और साथ में मिला था 2HF, याद है, ये भी मिला था। बट ये जो यहाँ पे मिलता है ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल कह सकता हूँ उसे। ठीक है, ये कुछ हद तक ही स्टेबल देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके बाद हम कुछ और चीजों को पढ़ते हैं, इसकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर पहला देखो, ये है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखूं आगे, तो ये हो जाएंगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो जाएंगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे मिलेगा XeO2F2, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ और आपको मिल जाएगा XeO3 और साथ में मिल जाएगा आपको 2HF। ठीक है, ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करने पे XeO3 मिल जाता है और साथ में मिल जाएगा 2HF। ठीक, इसका भी जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये Xe है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है। क्लियर हो गई बात? अब जल्दी से बताएं व्हाट इज द ज्योमेट्री, या ड्रैगो रूल लगाते हैं। ठीक है, तो ड्रैगो रूल देख लेते हैं जल्दी से। ड्रैगो रूल क्या है? सिग्मा बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर देखते हैं, ये पाई बॉन्ड है और लोन पेयर देखते हैं 1 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 है सिग्मा बॉन्ड, 1 है लोन पेयर, टोटल कितना आ गया? 5। 5 का मतलब इसका संकरण कितना आया? sp3d आया। हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp3d आएगा। इसका हाइब्रिडेशन sp3d है, तो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल। बट शेप की बात करूं तो याद कीजिए, एक साइड लोन पेयर होता है, एक साइड बॉन्ड पेयर होता है, सीसॉ झूला। ठीक है, तो ये सीसॉ झूले की तरह दिखाई देगा। इट इज लाइक अ सीसॉ, जो सीसॉ वाला झूला होता है उस तरह दिखाई देगा, क्योंकि एक साइड है बॉन्ड, एक साइड है लोन पेयर। हालांकि लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकता हूं, ऊपर वाले बॉन्ड और नीचे वाले बॉन्ड अपोजिट साइड में झूल रहे हैं। ठीक है ना, तो सीसॉ वाले झूले की तरह आपको शेप दिखाई देगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये थे हमारे कंपाउंड जीनोन के भी। अब कुछ शेप्स और देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में शेप आई XeO की, जीनोन ऑक्साइड की शेप आ गई, तो हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और 3 है लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। ये आप जानते हैं डबल बॉन्ड, तो सिग्मा और पाई हो गया। Xe का मुझे क्या निकालना? हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई सिंपल है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है 1, लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं 3, 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का मतलब इसका संकरण कितना आया? sp3 आया। sp3 मतलब ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए? टेट्राहेड्रल आनी चाहिए। बट लोन पेयर को शेप में नहीं देखते हैं, केवल यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, तो उसकी शेप कैसे आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी, शेप इज लीनियर। फिर देखते हैं XeO2, Xe है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है लोन पेयर और ये है लोन पेयर। ये सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दिन के टाइम पे यही डिस्टर्बेंस रहता है। एक्चुअली मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रोफेशनल ऑफिस नहीं है, घर से ही मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको पता है घर में सभी के इस तरह की समस्याएं रहती हैं, शोरगुल, पर्सनल डिस्टर्बेंस, मतलब पर्सनल स्पेस जनरली कम ही होता है। क्या यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 है लोन पेयर, 2 और 2 कितना आ गया? 4। 4 का मतलब इसका संकरण आ गया sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री आनी चाहिए टेट्राहेड्रल, बट आपको पता है 2 लोन पेयर, तो शेप हो जाती, याद है वी शेप, पानी की तरह बिल्कुल वी शेप, है ना, जिसको हम वेंट शेप भी कहते हैं, बेंट भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं। ठीक है ना, और जानते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री जल की तरह। ठीक है ना, तो ये वी शेप आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये तो हो गया XeO2। जल्दी से XeO3 भी देख लेते हैं। बट हाँ, अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो भाई जल्दी से 1K कराइए, 1K के बाद 10K, और इस तरीके से सफर को आगे बढ़ाएंगे। बट हाँ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, केवल इतने कम रिसोर्सेज पे मैं रिलायबल नहीं रह सकता। ठीक है ना, अगर ये ग्रो करेगा
तो उसके साथ में भाई ऑब्वियस बात है केवल टीचिंग ही पर्पस नहीं है, बहुत कुछ इसके साथ और करना है। बट हाँ, जब भी समय मिलेगा तो ऐसी पावरफुल या यूजफुल वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको हेल्प करेगा डिफरेंट एग्जाम में। भाई देखो, आप कर लोगे तो अपने तक ही मतलब नहीं होता है, एजुकेट सोसाइटी का मतलब ही यही होता है कि अगर आपका भला हो चुका है तो आप दूसरों का करो। तो आपको लगता है ये रिसोर्सेज आपके लिए यूजफुल है तो दूसरों के लिए भी आप कर सकते हैं। खैर, बातों बातों में ड्रैगो रूल लगाओ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये किसका बना रहा हूँ, XeO3 बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने सेप बना के दिखाया है। ठीक है, तो ड्रैगो का रूल लगाओ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 3 और एक कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब ये sp3 आ गया। sp3 मतलब ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल मतलब भाई लोन पेयर है तो शेप हो जाएगी पिरामिडल। ठीक है, तो बनाइए पिरामिड की तरह, ऐसे कुछ पिरामिड की तरह आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, पिरामिड की तरह दिखाई देगा। तो भाई ये पिरामिडल शेप आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। देखो ये 3 है, पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा है, गीजा की पिरामिड। तो इसको हम पिरामिडल शेप कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब लास्ट XeO4, इसको भी देख लेते हैं। XeO4 जिनॉन टेट्राऑक्साइड, भाई 4 ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाए, सिग्मा पाए सिग्मा पाए 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 सिग्मा पाए, है ना। चलो खैर, ड्रैगो का नियम, सिग्मा बॉन्ड पेयर, देखो मैंने इतनी बार लिख दिया, अब तो याद हो गया होगा ड्रैगो रूल, अगर काफी दिन बाद रिवीजन भी कर रहे होगे। ठीक है, तो ये कितना आया, 4, 4 का मतलब संकरण, sp3 आया, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। बहुत सरल सी बात। ठीक है, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की इसकी शेप है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, चलो खैर जीनॉन के कुछ ऑक्साइड्स भी देख ही लेते हैं। जीनॉन ऑक्साइड्स ये भी पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, तो जीनॉन के ऑक्साइड, इसमें जल्दी से देखो, हमने सबसे ज्यादा जो ऑक्साइड बनाया वो बनाया XeO3, है ना, XeO3। तो इसी की सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशन पढ़ा देता हूँ, बनाने की विधि, प्रिपरेशन बनाने की विधि। ठीक है, तो बनता कैसे है कि XeF4 प्लस H2O मिलकर रिएक्शन कराएगा, XeO3 बनाएगा, Xe बनाएगा, HF बनाएगा और साथ में F2 बनाएगा, और ये कुछ देर पहले भी लिखी थी। तो आपने जितनी रिएक्शन पढ़ी है ना, उसकी कंबाइंड रिएक्शन से XeO3 बना सकते हो। अभी तक सारी प्रिपरेशन मान लो XeO3 की ही पढ़ी है। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप जो जो इसमें लिखना चाहें बस वही रिपीट करता जा रहा हूं, और कुछ नया एज सच मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां बन जाएगा XeO3 और साथ में मिल जाएगा 6HF। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन आपने अभी तक, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उसमें XeO3 बन रहा था, तो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे केमिकल प्रिपरेशन हो गई। बट हमें भाई ऑब्वियस बात है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए केवल रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 बार, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं, XeO3 ये भी व्हाइट सॉलिड होता है। व्हाइट का मतलब हो गया कलरलेस, सेम हो गया कलरलेस। ठीक है ना, व्हाइट का मतलब कलरलेस ही मान के चलिए। ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, अब एक चीज और बड़ी ध्यान में रखनी है इसकी बात, कि जब XeO3 केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है लाइक NaOH, तो ये बनाता है Na4। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाएगा XeO6, साथ में बनाएगा Xe, साथ में बनाएगा जल, और देगा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो XeO3 की रिएक्शन जब NaOH लाइक अ बेस, बेस से कराई जाएगी, तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इसका नाम है सोडियम परजीनेट। ठीक है, इट इज सोडियम परजीनेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कुछ तो देखो चीजें भाई समझने वाली होती हैं और कुछ रटने वाली होती हैं, तो रटने वाले के लिए तो फिर भाई क्या कर सकते हैं ना, तो इनको तो भाई थोड़ा सा रिएक्शन है, 1-2 बार देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सोडियम परजीनेट बन रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही जीनोन टेट्रा ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, शेप्स वगैरह तो ऊपर बताई दी है। जीनोन टेट्रा ऑक्साइड जल्दी से इसको देख लेते हैं। XeO4 हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन है, बहुत सरल सी प्रिपरेशन है, सरल नहीं कहूंगा, सेम ऊपर है जैसे Na2XeO6 है, यहाँ पे हम लेते हैं Ba2XeO6। ठीक है, भाई आपको पता है सोडियम पे +1 होता है तो उसके 4 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, Ba पे +2 होता है तो उसके 2 ही मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, सेम ही बात है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलता है BeSO4 जो एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। ठीक है जी, इट इज अ व्हाइट पीपीटी अवक्षेप।
ठीक, जो किसी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड रेसिडुअल पार्ट बच जाता है, उसी को हम पीपीटी कहते हैं। साथ में मिलता है जल और साथ में मिलेगा यहाँ आपको HCO4। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी लेंदी हो रही है, बट हाँ 15 मिनट में 20 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा जल्दी से। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे क्रिप्टन के कंपाउंड भी देख लेते हैं। ठीक है, क्रिप्टन कंपाउंड इसमें देखते हैं सबसे पहले जो क्रिप्टन है ना, ये भी सिंपली फ्लोरीन से रिएक्शन करता है और ये बनाता है KrF2, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड। क्लियर है? सेम इस क्रिप्टन डाइफ्लोराइड की भी अगर मैं जल से रिएक्शन कराता हूं, H2O जल से रिएक्शन कराता हूं, तो ये देता है क्रिप्टन प्लस HF प्लस ऑक्सीजन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। सेम ये तो मान लो पहली रिएक्शन हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। सेकंड, ऐसे क्रिप्टन की रिएक्शन अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन से कराऊं तो ये बन जाएगा KrF4। ठीक है, फिर इस KrF4 की केमिकल प्रॉपर्टी देख लो कि भाई ये जल से क्या रिएक्शन करता है। तो जब ये जल से रिएक्शन करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा KrHFO2, सेम चीज बनाएगा। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग का खेल है, बैलेंस करना आपको आता ही है, बैलेंस करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है मैंने सारे कंपाउंड करा दिए हैं। अगर कोई केमिकल कंपाउंड बच गया, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि क्रिप्टन के भी देख लिए जिनके बनते हैं। सबसे ज्यादा जीनोन के बनते हैं, वो हमने बना के देख लिए। आई थिंक सारी शेप हमने बना के देख ली है। ठीक है, और अब मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ बच रहा है। ठीक है, शेप्स वगैरह बना के देख लिए, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए। चलिए अब इसके यूजेस ही पढ़ाता हूँ सीधा। यूजेस, तो नोबल गैस के क्या क्या यूजेस हैं, इसको जल्दी से देखते हैं, इस पे हम जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं यूजेस पढ़ाने जा रहा हूं आपको, हीलियम का पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, हीलियम, वैसे हीलियम वर्ड बना है हीलियस से। हीलियस का मतलब होता है सन, सन से वर्ड बना है। खैर छोड़िए इसको भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो जस्ट फिलोसफी है। अगर आपने थोड़ा सा फिलोसफी वगैरह पढ़ा है तो ऐसे चीजों में आप जाते हैं कि हाँ भाई ये वर्ड एग्जैक्ट किससे बना है। खैर, हीलियम, हीलियम वर्ड हीलियोस, हीलियोस मतलब सन, सन से जनरली इसको रिगार्ड किया गया है। आपको बताया था हीलियम वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस है। वैसे अगर दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन होता है, H2। बट आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस हल्की है, हल्की है तो हम इसको बलून वगैरह में, टायर्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। बट इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए हम हाइड्रोजन को छोड़ के हम हीलियम को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? हीलियम को। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, लाइटेस्ट गैस है, हल्की गैस है। हल्की तो वैसे दुनिया की अगर पूछा जाए कौन है, तो हाइड्रोजन ही है भैया, हाइड्रोजन ही है। क्लियर? बट हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते, इनफ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, तो इसी की जगह मैं क्या यूज करूंगा? हीलियम। तो हीलियम को ही हम यूज करते हैं, चाहे आप बलून्स में ले लो, ठीक है ना, चाहे आप एयरशिप्स जो बनाई जाती हैं, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल बलून या एयरशिप जो होती हैं, ठीक, तो उन सभी में क्या करा जाता है? हीलियम को यूज करा जाता है। चाहे एयरशिप के टायर कह लो, उन सभी में हीलियम को जो है रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लाइटेस्ट है, प्लस साथ में क्या सी नॉन कंबस्टिबल, मतलब उसमें आग नहीं लगती जल्दी से। ठीक है, कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल, जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। ठीक, अब इसके बाद सेकंड अगर मैं इसका यूज बोलूं तो ये वाला लिख लीजिए, डीप स्कूबा डाइवर वाला, गहरे पानी के तैराक। जो डीप स्कूबा डाइवर गहरे पानी के तैराक होते हैं, आपको पता है जब वो पानी की गहराई में जाएंगे तो उन पे भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि पानी भी प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जैसी गैस उनकी ब्लड कैपिलरीज में, रक्त जो धमनियां हैं उसमें घुल जाती हैं। और जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो भाई नाइट्रोजन गैस जल्दी से वो रक्त धमनियों से बाहर निकलती है, और जैसी बाहर निकलती है तो बहुत प्रेशर रिलीज हुआ है, तो प्रेशर के साथ ही वापस बाहर आएंगी, तो रक्त धमनियों को फाड़ देती है, जिसकी वजह से एक टर्म होता है बेंडिंग, है ना, टर्म होता है बेंडिंग, खून निकल जाना नाक से, जहां से भी, मतलब कान से, कई बार तो स्किन फट जाती है, वहां से खून आता है, इट इज कॉल्ड द बेंडिंग। तो बेंडिंग से बचने के लिए ही, ठीक है ना, बेंडिंग ना हो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गहरे पानी में जाते हैं। देखा ना आपने, तैराक गहरे पानी में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन कम अमाउंट में होता है, या मैं बोलूं बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, मिनिमम कहूं तो वैसे आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है लगभग 78% है। ठीक है, हम नाइट्रोजन को 78%, क्योंकि भाई उसी की तो वजह से बेंडिंग हो रहा है, तो बेंडिंग कम हो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को कम अमाउंट में लेते हैं, जो कि उसका 78% होना चाहिए, हम केवल 56% यहाँ लगभग, है ना, 56.2% यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन ऑब्वियस बात है सर्वाइव के लिए तो यही चाहिए, इसको हम अमाउंट को डबल कर देते हैं, डबल क्या बोलूं उसको, लगभग 1.5 गुना कर देते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है,
और हीलियम जो है इसका अमाउंट भी लगभग 11% रखते हैं, 11.7% रखते हैं। ठीक है, तो डीप स्कूबा डाइवर जो स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको हम कहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीलियम भी प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में, जिससे बेंडिंग ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर कुछ और यूज देखूं तो अच्छा, कायरोजेंस के बारे में आपने सुना है? कायरोजेंस, कायरोजेंस का मतलब ही होता है जब हम स्टडी करते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसी से हमारे बने कायोजेनिक इंजन्स, है ना। ऐसे इंजन भाई जैसे आपने देखा है कि रॉकेट प्रोपल्सन जब भी होता है उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है ना, रॉकेट ऊपर जाता है नीचे बहुत सारी हीट निकलती है। हीट की वजह से क्या हो सकता है भाई, रॉकेट ब्लास्ट हो सकता है। तो उसको ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए कायोजन सिस्टम या कायोजन इंजन बनाए जाते हैं जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, और उन लो टेम्परेचर की वर्किंग के लिए हम लिक्विड हीलियम का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, लिक्विड हीलियम का भी यूज करते हैं, ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक, तो कायोजेंस में भी हम हीलियम का यूज करते हैं। और कुछ अगर मैं इसके यूज देखूं तो हीलियम जैसे कि ये नॉन रिएक्टिव है तो क्या करती है, हमारे फूड को प्रिजर्व भी कर सकती है ना, खाने को लंबे समय तक जो है चला सकती है। ये भी ध्यान में रख सकते हो, क्यों? क्योंकि निष्क्रिय है, नोबल है। तो आप जानते हैं भाई, अगर पैकेट के अंदर चिप्स भरे हैं, आपको पता है चिप्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर लेता है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए मैं हाइड्रोजन को हीलियम को, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, हीलियम को मैं वहां पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा एक और चीज याद है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल लिया था। अल्फा पार्टिकल क्या है जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल? याद है अल्फा पार्टिकल हीलियम, डबली पॉजिटिव हीलियम। ठीक है, बीटा पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। तो भाई वो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें भी हमने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम डबली चार्ज है, हीलियम +2 है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट इज आर्गन। ठीक है, अच्छा नियोन का भी देख लेते हैं जल्दी से, मैंने नियन नहीं बताया, चलो नियन भी देख लेते हैं, मैं नियन ही बताता हूँ। ठीक है, आर्गन पे कैसे आ गया, नियॉन बताया। देखो नियॉन का जो सबसे बेस्ट यूज है, नियॉन का जो सबसे बेस्ट यूज है वो होता है जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो बोर्ड होते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स में इसका काम होता है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड में जो लाइटनिंग जल रही होती है ना, वो लाइटनिंग नियॉन की होती है। बेसिकली ये रेड सिग्नल में भी यूज होता है, रेड सिग्नल्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है ना बहुत ज्यादा होती है। मतलब नियॉन से जो लाइट जलती है उसकी वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, और वेवलेंथ अधिक है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो आपको पता है वेवलेंथ अधिक है तो आपको दूर से ही वो लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह में, आपने देखा होगा कि भाई प्लेन्स उतारने के लिए भी एक लाइट का यूज करा जाता है जब बहुत फॉगी कंडीशन होती है ना। तो फॉगी कंडीशन में जो लाइट यूज करी जाती है वो नियॉन लाइट ही होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ इसकी क्या है, अधिक है, जिसकी वजह से इस लाइट का यूज करा जाता है, मिस्ट हो चाहे फॉग हो, मिस्ट एंड फॉग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नियॉन को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ही भरा जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे बल्ब हो गए, जैसे बल्ब हो गए। ठीक है, बल्ब में एक चीज होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट्स। ठीक है, फिलामेंट्स भाई क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है, देखा ना पुराने वाले बल्ब में, अब तो खैर सभी के घर में एलईडीज आ चुके हैं, बट पुराने वाले बल्ब में फिलामेंट होता था टंगस्टन का, वुल्फ्राम का। ठीक है, वुल्फ्राम का फिलामेंट होता था। वो वुल्फ्राम का फिलामेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर जाए और खराब ना हो जाए तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या भर दिया जाता था, नियॉन गैस भर दी जाती थी। ठीक है ना, तो नियॉन गैस का एक और यूज हमने देखा। इसके अलावा जो आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्यों यूज किया जाता है, सेम कहानी है, ताकि जो स्टेबलाइजर का एलिमेंट है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ठीक है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट लाइट कलर फ्रिक्वेंसी के लिए भी नियॉन का यूज किया जाता है। क्लियर है? नियॉन के बाद कौन सी गैस आएगी, आर्गन। आर्गन का यूज भी देख लेते हैं। आर्गन का सबसे पहले अगर यूज में बोलूं तो आर्गन जो है, इसको नाइट्रोजन के साथ अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो मैंने बताया सेम नियॉन की तरह इसको बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज कर सकता हूं। ठीक है, सेम कहानी है, टंगस्टन ऑक्सीडाइज ना हो जाए इसलिए, पहला यूज तो ये देख लीजिए। और इसके बाद
अगर आर्गन को नियॉन के साथ मिलाया जाए, तो हमने देखा ना नियॉन जनरली सिग्नल बनाता है, मतलब अलग-अलग कलर के सिग्नल देता है, वेवलेंथ अच्छी खासी होती है। पर आर्गन को उसके साथ मिला दिया जाए, तो वो जो कलर है ना उसके डिफरेंट मतलब जो लाइट है उसके डिफरेंट कलर आपको दिखाई देंगे। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है अगर आप उसको देखो, तो एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो किस तरीके से लाइट जो है कलर चेंज होते हैं ना, कलर जल्दी-जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। बड़े से एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड होते हैं उसमें कलर जो चेंज हो रहे होते हैं, वो इन्हीं गैस के मिक्सिंग की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ आर्गन और नियॉन मिलकर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर की लाइट दे सकते हैं। ठीक है? लाइट ऑफ डिफरेंट कलर लिख देता हूँ। लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है? लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है? अच्छा, मुझे हीलियम का एक और यूज याद आ रहा है। आप हीलियम का ये वाला यूज चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है? मैं हीलियम में ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? अच्छा 1 2 2 के बाद अच्छा लिखा है, 2 भी लिखा है। चलो 6 यूज हीलियम का लिख लेता हूँ। अगर हीलियम को आप ऑक्सीजन के साथ मिला दो ना, ठीक है? हीलियम और ऑक्सीजन, तो जनरली ये इन्हेलर की तरह दिए जाते हैं किनको, अस्थमा पेशेंट्स को। ठीक है? अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो उनको इनहेलिंग के लिए हीलियम प्लस ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है? तो जिससे क्या होता है उनको सांस लेने में तकलीफ जो है कम होती है थोड़ा, जो आप इनहेलर वगैरह कह सकते हो, उसमें भी जनरली इसका यूज किया जाता है। या फिर कई किसी को अगर डीप ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जनरली क्या दिया जाता है, हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सर दिया जाता है। ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, बाकी नोबल गैस तो लगभग वही काम करती हैं, कि आप कह लो इनर्टनेस कहीं पे लानी हो, है ना? कहीं पे निष्क्रियता लानी हो, तो क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन लगभग एक साथ ही इनको देख लेते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल बल्ब में इनको यूज़ कर सकता हूँ इनर्टनेस लाने के लिए। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में इनको यूज़ कर सकता हूँ इनर्टनेस लाने के लिए। इसके अलावा क्रिप्टन का एक यूज़ मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिप्टन के जो आइसोटोप्स है ना, ऐसा लिख देता हूँ आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसमें भी क्रिप्टन जो 85 होता है, ये आइसोटोप जो है, ये यूज़ होता है बीटा एमिशन में। इसमें यूज़ होता है, इट इज यूज्ड इन बीटा एमिशन। बीटा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन बता चुका हूं। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन में भी जनरली इनका यूज किया जाता है। मैं बोलूं बीटा एमिशन में भी इनका यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद लास्ट क्या बचा? जीनोन हो गया, रेडॉन। चलो रेडॉन भी देख लो। रेडॉन का क्या यूज हो सकता है? हाँ भाई रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियस बात है, रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव रिसर्च में यूज कर सकता हूँ। ठीक है? इट इज यूज्ड इन रेडियो एक्टिव रिसर्च, ये कह सकता हूँ। ठीक है? अच्छा रेडियो एक्टिव है तो इसका जो एक आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ठीक है? कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ठीक है? तो ये था हमारा केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, जिसमें मुझे लगता है मैंने नोबल गैस लगभग पढ़ा दिया 11 पन्नों में। ये खत्म ही हो गया, 11वां पन्ना भी मेरा फिनिश था और 11 पन्नों में जो है नोबल गैस फिनिश हो चुका है। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस फिनिश हो चुका है। पसंद आता है लाइक करिएगा और जरूर उसको शेयर भी कीजिएगा। क्लास को इतना ही रखता हूँ और कोई भी डाउट बनता है आप उसको कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।